हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो, अभी तक आप लोग चैप्टर 2 क्लास 10th का आपके अपने सुधांशु सर से पढ़ रहे थे। आज आपका चैप्टर 3 की बारी है, जिसपे हम आपको चैप्टर 3 हम पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन। बहुत दिन बाद क्लास 10th वालों से मुलाकात हुई है, तो उसके लिए आज हम लोग चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। और चैप्टर 3 का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है, क्वेश्चन ये हम लोग पूछ सकते हैं क्या कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या है ना? तो लीनियर इक्वेशन क्या है, सबसे पहले इसको जानने के लिए आप लोग बैक निकाल कर एक क्लास 9 क्लास 8th में तो लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। क्या होती है लीनियर इक्वेशन, बता सकते हैं? तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री डिग्री यानी कि उस जो पूरे इक्वेशन की डिग्री है या मैक्सिमम पावर है जो वेरिएबल की, वो क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बताओ? 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 1। जैसे हमने कह दिया क्या, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन डाल लें। लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की जब बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जो इस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? ax प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, अब ax प्लस बी के फॉर्म में होता है, तो यहां पर x इसका, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया x इसका क्या है? वेरिएबल। क्या है? x अगर वेरिएबल है तो इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है बता सकते हैं? यहाँ पर x की कोई पावर लिखी हुई है क्या? तो x की पावर कितनी है? 1 है सर जी। तो क्या मैं, और इसके अलावा कोई भी पावर है? स्क्वायर, क्यूब और 4 पावर 5 पावर, क्या कुछ भी है? नहीं है। तो इसकी जो मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। उसी को तो हम लोग डिग्री बोलते थे ना। तो डिग्री यानी कि किसी भी इक्वेशन में अगर उसकी डिग्री क्या है, डिग्री मींस उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है? 1 है। तो क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है। समझ में आया? और लीनियर इक्वेशन और लीनियर पॉलिनॉमियल में थोड़ा सा अंतर है, हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th में भी, और अब 10th में से चैप्टर 2 में भी आप लोग डिस्कस किए होंगे कि इक्वेशन जैसे ही लग जाएगा वो इक्वल टू किसके होगा? 0 के। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 ना लिखता तो लीनियर इक्वेशन ना होकर क्या हो जाता? लीनियर पॉलिनॉमियल। मेजर डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनॉमियल एंड इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक इक्वेशन एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल, तो क्या डिफरेंस बताएंगे? इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज इक्वेट टू 0 एंड पॉलिनॉमियल इज नॉट इक्वेट टू 0 ना। इसको इक्वेट नहीं करा जा सकता है 0 के इक्वल। कब? किसको? पॉलिनॉमियल को। और लीनियर इक्वेशन को इक्वेट किया जाता है किसके? 0 के इक्वल। ये बात आप लोगों को समझनी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसकी डिग्री 1 है, इक्वेट भी है 0 के। वेरिएबल क्या है? यहाँ पर x है, तो कैसा इक्वेशन बन गया? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इसमें वेरिएबल कितने हैं? जो भी वेरिएबल वहां पर आपको मेंशन किया जाएगा, यहाँ पर x और यहाँ a और b तो कांस्टेंट टर्म है। a इसका कोफिशिएंट हो गया, b भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना? अगर आप चाहें तो और भी कुछ लिख सकते हैं, इसे लिखा नहीं जाता है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना? x इसमें इसका क्या हो गया? वेरिएबल। 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है सर जी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये लीनियर इक्वेशन होगा। क्लियर? लेकिन वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ एक। अब यहां पर जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है, वहां पर 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? तो आपका चैप्टर का नेम भी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो लीनियर इक्वेशन पढ़ा, लीनियर इक्वेशन अब 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, उसके बाद उनके पेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या किया जाए? लीनियर इक्वेशन समझ लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा जाए। 2 वेरिएबल की बात की जाए तो जैसे ही मैंने कह दिया लीनियर इक्वेशन, अब कह दिया इन 2 वेरिएबल लिखे दे रहा है, इन 2 वेरिएबल। अब जैसे ही 2 वेरिएबल की बात आई, जैसे ही 2 वेरिएबल की बात आई, लिख दे लीनियर इक्वेशन, छोटा सा लिख के दे रहा है इक्वेशन। ठीक है? इन 2 वेरिएबल की जैसे ही बात आ गई तो वहां पर ये ऐसा फॉर्म बनाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर जी 0 क्यों लगाया? क्योंकि वो क्या है? इक्वेशन बताना है, ना कि
पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यानी कि ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, वो क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पर यहाँ पर वेरिएबल किसके लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि ax प्लस, अच्छा यहाँ पर वेरिएबल क्या है सर जी, x इसका एक वेरिएबल दिख रहा, एक कौन सा दिख रहा, y दिख रहा है, कौन से वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी a भी कांस्टेंट, b भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट, यानी x का कोएफिशिएंट जैसे ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू क्या, 0। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y, 2 क्या कांस्टेंट हो गया, 3 क्या कांस्टेंट हो गया, 7 क्या कांस्टेंट हो गया, और x और y क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। क्या हो गए, वेरिएबल हो गए सर जी। तो इसका मतलब है क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों हुआ, एक x एक वेरिएबल आ गया, एक y वेरिएबल आ गया। इसका मतलब हमने ये चीज सीखी कि यहाँ पर हमने एक फॉर्म, अगर एक वेरिएबल है तो उसका फॉर्म क्या होता था, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 वेयर x इज अ वेरिएबल। सेकेंड वन, जब टू वेरिएबल की बात करेंगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y इज अ वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पर x और y वेरिएबल हो जाएंगे। हो सकता कोई जरूरी नहीं तुम लोग को चाह नहीं, तुम लोग कह रहे हो सर जी हम p और q को वेरिएबल लेना चाहते हो तो कुछ भी लिख लो। मान लो तुमने लिखा 2p प्लस 3q माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये भी माइनस में लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। यहाँ पर p और q वेरिएबल है, ठीक है, समझ में आएगा। तो कोई भी अपने मन से एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन x और y में सब कोई पढ़ता है, इसीलिए x और y ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। ये तो हो गए लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में ये डिफरेंस क्लियर हो गया ना, वो 0 के इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल नहीं होता। क्लियर हुआ। तो कभी भी आपको जब इक्वेशन बनानी होगी तो हमेशा उसके आरएचएस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इवन कभी कभी ऐसा लिखा होता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो फर्स्टली सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाने के लिए 2x प्लस 3y 7 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। ये ऐसे करना है तभी वो लीनियर इक्वेशन बनेगी। क्लियर हुआ, समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब इतना चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे बताता कि कुछ है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी कर सकते हैं जो भी करना है ना। अब ठीक है, अब उसके बाद हमारी बात आ गई सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन की। इसका हम सोल्यूशन कैसे निकालें, उस सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ, अब सर जी सोल्यूशन क्या चीज आ गई, सोल्यूशन का मतलब हल, उसका हल क्या होगा, कैसे निकलेगा, कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, तो वो देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन, अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की जब बात करेंगे सॉरी सही से लिख दिया जाए इसको। अब सॉल्यूशन ऑफ जब इक्वेशन की बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y है ना, और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है सर जी। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री 1 है, यहाँ पर भी डिग्री 1 है। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है सर जी, कौन कौन से, x और y। अगर तुमसे कह दिया जाए यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू, x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर इसके वैल्यू x और y की प्लेस पर पुट करे तो आरएचएस पे जो रिजल्ट 0 आ रहा है वो एलएचएस में भी आ जाए, यानी दोनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगी, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, तभी तो उसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है ये भी और ये भी दोनों जो है क्या हो जाए, आपस में ऐसी वैल्यू, कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि पूरी वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक की जो एलएचएस की वैल्यू है वो क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि आरएचएस में भी क्या है, 0 है, तभी वो उसका सोल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके, जहाँ वैल्यू आप पॉलिनोमियल निकालना रहता था P1 P2 P3 करके ना, उसी टाइप से, ठीक है।
तो अब आपको अगर यहाँ पर मान लीजिए मैंने जैसे वैल्यू निकालनी, कभी सोल्यूशन निकालना होता है, बिल्कुल आसान तरीका यह है कि x की प्लेस पे कुछ भी पुट कर दो, कुछ भी मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी। तो मैंने अगर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट कर दिया, पुट करो इस पे 2 इंटू 0 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 के यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 3y माइनस 7 ना, यहाँ पर कुछ कटने वाले डिजिट ले तो कट जाएंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर अब यहां पर मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, ठीक है, तो अब 3y, अब ये 6 उधर जाएगा, कहां हो गया प्लस का। ठीक, अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा क्या करेगा सर जी डिवाइड करेगा। कितना आ गया 3 2 जा 6 आ। कितना समझ में आया? अब देखो मैंने x की वैल्यू क्या पुट की थी 0, तो y की वैल्यू कितनी निकल आई। तो कभी भी जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट में x कॉमा y, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुट किया 0, y के प्लेस पे क्या पुट किया 2। यानी कि अगर कह दिया जाए कि 0 कॉमा 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या ट्रू है कि फॉल्स? यस ट्रू है। क्यों ट्रू है देखो चेक करो, x के प्लेस पे जब 0 पुट करोगे और y के प्लेस पे जब 2 पुट करोगे, तब जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा कितना आएगा, रिजल्ट आएगा क्या 0 आएगा RHS में। देखना कैसे, यानी x के प्लेस पे और y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए LHS में जो है वो RHS में भी इसका रिजल्ट जो RHS 0 है LHS भी 0 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। अब x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2 0 प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। भाई हमको सोल्यूशन चेक करना है, LHS हमने लिया है, ठीक है। 2 इंटू 0 0, 3 2 जा 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। देखो क्या 0 आ गया सर जी। हम LHS और RHS इक्वल हो गए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब तुम 0 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब तुम चाहो तो कुछ भी पुट कर सकते हो। x की वैल्यू मान लीजिए तुमने 1 पुट किया, y की वैल्यू जो निकाल ली वही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। या y की वैल्यू कुछ पुट की x की निकाल ली वो भी इसका सोल्यूशन हो गया। इसी तरीके से डायरेक्ट वहां पे पूछते हैं क्या 0 2 इसका सोल्यूशन है, 1 5 0 2 7 ऐसे कुछ भी मान लो लिखा है उसका सोल्यूशन अगर सोल्यूशन होगा तो जो RHS में 0 है वो LHS में भी उस वैल्यू पुट करने पे 0 आना चाहिए। आ गया तो सोल्यूशन है, नहीं आया तो सोल्यूशन नहीं। क्लियर हुआ? ये आपका हो गया सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, कुछ भी आप पुट करिए। मान लीजिए मैंने कह दिया चलिए 1 5 की बात किया, अब मैंने कहा 1 5 इसका सोल्यूशन है कि नहीं, तो चलो चेक करते हैं। x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, 2 इंटू 1, y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 5, 3 इंटू 5 माइनस का 6। अब हमको 0 लाना है, क्या आएगा 0, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15 माइनस का 6, 15 में 2 ऐड हुआ 17, 17 में 6, अब 17 में 6 माइनस होगा कितना आएगा 11। क्या 11 0 के इक्वल है? नहीं है सर जी। तो 1 5 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना, सॉल्यूशन होगा तो 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर हुआ? सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको, कि अगर नहीं आपको बताने के 4 सॉल्यूशन बताने के एक्सरसाइज सीखना पड़ेगा। इसके मिनिमम 4 सॉल्यूशन बताइए। x की कुछ वैल्यू पुट किया, y की आ गई, फिर x की वैल्यू बढ़ाते चले गए, y की वैल्यू इसी तरीके से बढ़ती चली जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। इसी टाइप से आप इसका ग्राफ भी बनाते हैं, वो एक्सरसाइज में सीखा जाएगा। हालांकि आपको सिलेबस में नहीं है शायद ग्राफिकल मेथड, लेकिन फिर भी अगर होगा तो बताया जाएगा। ठीक है ना, ये हो गई आपकी सिलेक्शन वाली बात। ठीक है, स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं और अपने इसके इस इंट्रोडक्शन पार्ट का लास्ट टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में यही थोड़ा सा है भी कि इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन होती है। कोइंसिडेंट लाइंस, लाइंस जो है लाइंस की इक्वेशन कैसे होती है, उसके लिए सबसे पहले पेयर कैसे बनाया जाएगा वो। तो पेयर के लिए सबसे पहले क्या करना है
लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की भी, टू वेरिएबल वाली इक्वेशन कौन सी पढ़ी थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसी में अगर इसके पेयर बनाने हो कि नहीं, अगर दो इक्वेशन बनानी है तो दो इक्वेशन लाइक मैंने कह दिया 2x माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरी बना दी 7x माइनस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पर अगर कह दिया जाए तो एक इक्वेशन ये हुई, एक इक्वेशन है, पेयर बन गया कि नहीं बन गया? दो पेयर, तो यही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल है, कितनी इक्वेशन है? दो इक्वेशन है, पेयर। क्लियर हुआ? ये तो बात हो गई इसकी। अब उसी का जर्नल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इसका जो जर्नल फॉर्म है होता है, जैसे अब ए है, पहले काउंटिंग नंबर्स में क्या आता है? 1 आता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बस यही तो बन गई, पेयर बन गई, नहीं बन गया? ये जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, a1x प्लस, अब तुम्हारा मन कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन याद करने के लिए, समझने के लिए, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी में तीन कंडीशंस हैं। कंडीशन पहली कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन की। दूसरी कौन सी है? पैरेलल लाइन की। तीसरी कौन सी है? कोइंसिडेंट लाइन की। तो सबसे पहले हम अगर सीखेंगे, तो अगर पहली चीज सीखे क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है, कंडीशन पहले सीखो कि अगर तुमको कोई भी दो इक्वेशन अब एक्सरसाइज में दे दी जाएंगी, ऐसे 2x प्लस समथिंग माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 8x प्लस 9y माइनस 8 या प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों को देखकर बताएं कि कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, विदाउट ग्राफ बनाए बगैर। ग्राफिकली नहीं बताना है, डायरेक्ट बताना है अलजेब्रिकली कि कैसे आप ये लीनियर इक्वेशन किस टाइप की है, इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। तो उसकी कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन है पहली, इसकी कंडीशन है a1 अपॉन a2। अगर इस टू टाइप की कंडीशन मैंने बताई, टू टाइप की, और a1 अपॉन a2 अगर किसके इक्वल ना है? b1 अपॉन b2 के, तो किसकी कंडीशन हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसकी कंडीशन? इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या हो जाएगी कि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल नहीं आना चाहिए? b1 अपॉन a1। a1 अपॉन a2 सर जी क्या है ये? देखो पहली इक्वेशन है, इसको किससे कंपेयर करना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? a1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2। यानी a1 को कंपेयर किया तो a1 के प्लेस पे कितना आया सर जी? 2 आया। y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में क्या है? b1 है। यहाँ पर क्या है? 3 है। b1 के प्लेस पे सर जी क्या आया? 3 आया। c1 के प्लेस पे क्या है? देखो c1 यहाँ पर साइन का सबसे पहले ध्यान देना है, c1 यहाँ पर कैसा है? प्लस का, लेकिन यहाँ पर कैसा लिखा हुआ? माइनस। तो यानी कि c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 7। ठीक है भैया। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में क्या है? a2x है, यहाँ पर क्या है? 8 है। तो a2 के प्लेस पे कितना आ गया सर जी? 8 आ गया। b2 के प्लेस पे सर जी कितना आ गया? 9 आ गया। c2 के प्लेस पे कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर कंडीशन दिखानी है, a1 अपॉन a2 हमको निकालना है। a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2 अपॉन 8, यानी 2 1 जा 2 2 4 जा 8। आंसर कितना आया? 1 अपॉन 4। b1 अपॉन b2 जब निकालेंगे, b1 अपॉन b2, b1 के प्लेस पे कितना है? 3, नीचे b2 के प्लेस पे कितना है? 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 हो गया। चलो c1 अपॉन c2 भी इसी टाइम पे निकाल लें, हालांकि आगे चेक ही नहीं करना है। चलो चेक नहीं करना, अगला एग्जांपल बताएंगे तब दिखाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 1 अपॉन 4 आया,
B1 अपॉन B2 1/3 आया। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है सर जी, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, तो B1 अपॉन B2 क्या दोनों के अनइक्वल आ गया? अनइक्वल आ गया तो कंडीशन कैसी? इंटरसेक्टिंग लाइन की। ठीक है, यही कंडीशन फॉलो कर जाएगा तो कैसी लाइन हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। समझ में आया? अब इंटरसेक्टिंग लाइन में दो तीन चीजें और भी है कि इसमें सोल्यूशन कितने होते हैं, कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो उसको थोड़ी देर रोके रहे, इधर बताएंगे हम लोग। उसके पहले हम लोग, अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइन का आप लोग पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है? ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्रॉस प्लस कुछ भी। इंटरसेक्ट का मतलब किसी न किसी पॉइंट पर कट करे, इंटरसेक्ट करे, मीट होकर जाते हो, ऐसे ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइक इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, इसका फिगर कुछ भी हो गया। तो अब जरा एक चीज हमको बताओ, यही जगह पे क्लियर कर दो। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब जरा बताओ, ये मान लीजिए मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई है प्रकार से, मानो या एक्सिस की बात नहीं है, एक एक मान लीजिए एक लाइन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी वाली हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोई जरूरी नहीं कि सीधा सीधा बनाओ, इसे भी बना सकते हो। कुछ भी इंटरसेक्ट मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा। तो अब जरा ये बताओ कि जो इसमें कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट का मतलब दोनों में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर दोनों में पॉइंट सेम है। तो एक पॉइंट है कि बहुत सारे पॉइंट है? तो केवल सिर्फ कितने पॉइंट है? एक पॉइंट। इसी पॉइंट पर दोनों मीट कर रहे हैं, बाकी कहीं पे नहीं। तो इसके कितने कॉमन सोल्यूशन हो सकते हैं? दोनों जगह पे कॉमन नंबर कितने मिल सकते हैं? एक। कौन सा? ये बीच वाला, जहां पर लाइन क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो इसी को बोलते हैं कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट बोलेंगे और क्या बोल देंगे? एक वन सोल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा कितना सोल्यूशन मिलेगा? वन सोल्यूशन मिलेगा। कितना मिलेगा? वन सोल्यूशन मिलेगा, जिसको हम लोग और अच्छी भाषा में क्या पढ़ते हैं? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है? आप एकदम यूनिक है ना। जैसे कह दिया जाए क्या, विराट कोहली है, अपनी बल्लेबाजी से यूनिक है कि नहीं है? सचिन तेंदुलकर से अपनी बैटिंग करते थे, कैसे थे? यूनिक थे, है ना। जसप्रीत बुमराह है, बॉलिंग करते हैं कैसे? यूनिक बॉलर है ना। उस टाइप का कोई बॉलिंग एक्शन है किसी का? नहीं है। बॉलिंग उस टाइप का कोई करता है? नहीं करता है। या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आप अपनी क्लास में मान लीजिए यूनिक होंगे एक प्रकार से। मानो हो सकता है आपसे पढ़ने में कोई तेज ना हो, या हो सकता है आपसे पढ़ने में बहुत सारे लोग तेज हो, या हो सकता है आपकी तरह कोई गाना ना गाता हो, है ना। ये हो सकता है आपकी तरह जो है कोई डांस ना करता हो, या और भी जो राइटिंग ना अच्छी करती हो, डिजाइन ना अच्छा कर पाता हो। तो कुछ ना कोई चीज यूनिक होगी। यूनिक का मीन्स वो अलग किसी में नहीं होगी, यानी कि तुम्हारे अंदर ही होगी। सिर्फ एक चीज एक लोगों के अंदर होगी, वो वही चीज क्या, उसको यूनिक पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? यूनिक। चाहे वन सोल्यूशन पढ़ो, लेकिन वन सोल्यूशन नहीं, यूनिक सोल्यूशन ही पढ़ा जाता है। ठीक, अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात कुछ देर में बताते हैं। ये हो गई आपकी कौन सी बात? इंटरसेक्टिंग की। अब दूसरी बात अगर आ गई आपकी, तो पहले कोइंसिडेंट पढ़ लो, उसके बाद पढ़ना पैरेलल। कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब देखो कोइंसिडेंट लाइन कौन सी टाइप की लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस होती है, मार्कर है। अब इसी मार्कर के ऊपर सेम कंपनी का सेम मार्कर अगर मान लीजिए आ गया ये, और उसी के ऊपर सेम लगा दिया गया इससे, तो क्या आप इस दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस बता पाएंगे कि नहीं सर जी ये बड़ा है ये छोटा है? नहीं सर जी ये ज्यादा सफेद है कम सफेद है, तो बात दूसरी हो गई ना। अगर दोनों नए मार्कर हैं, ज्यूम करिए, और सेम कंपनी के हैं, सब कुछ सेम है, या नटराज की मान लीजिए दो पेंसिल आपने ले ली सेम चीज, या कोई पेन ले लिया सेम, उसी जगह पे एग्जांपल रख के देखो, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस बता पाओगे?
नहीं बता पाओगे, बस इतना डिफरेंस हो जाएगा कि सर यहाँ पर कितनी पेंसिल्स हैं, 2 या कितने मार्कर हैं, 2, उसी के ऊपर है ना। तो कभी भी कोइंसिडेंट लाइन बस यही कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन मींस ये अगर लाइन है इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन आ गई, सेम पूरी लाइन सेम हो गई, तो आप इसमें बता पाएंगे क्या ऊपर वाली कौन सी नीचे वाली कौन सी। हमने ड्रा किया तो ठीक है, अभी अगर आपको कह दे नहीं आंखें बंद करो फिर कर दे, कैसे बता पाओ। हो सकता पेन को मैं अगर कर दे ब्लू मार्कर कर दूं, ब्लैक मार्कर कर दूं, तब फिर भी बता सकते हो थोड़ा बहुत, ये तो ऐसा नहीं बता सकते हो, है ना। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस नहीं बता सकते। ये कोइंसिडेंट लाइन मतलब इसका मतलब आप लोग एक चीज सीखिए, अगर ये पहली लाइन ये हुई, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन, तो पहली लाइन में देखो यहाँ एक लाइन पर बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, तो आप लोगों को पता ही है, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन 1 2 3 बहुत सारे होते हैं। अब उसी लाइन के ऊपर अगर पेयर लगा दिया गया, दूसरी लाइन बना दी गई ऐसे, यहाँ पर कितने सारे सोल्यूशन बनते 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 चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं, इनफिनाइट। कितने हैं, इनफिनाइट, क्योंकि दोनों के सोल्यूशन सेम है कि डिफरेंस डिफरेंट है, सेम है सर जी। क्यों सेम है, क्योंकि सेम है मार्कर है सर जी, सेम है चीज सब कुछ है। तो यहाँ पर अगर इसमें सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, सब जगह मिलता मिलता चला जाएगा, यहाँ पर भी उसमें वही मिलेगा मिलेगा। कितने मिलेंगे, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन, चाहे जितने सोल्यूशन निकालिए आप एक लाइन पर। तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस में, अब कोइंसिडेंट लाइंस का फिगर मैंने बता दिया ना कैसे होता है, ऐसे इसी के ऊपर अगर मैं देखो दूसरा मार्कर, एक मिनट रुको वेट करो, रेड मार्कर है, अगर रेड मार्कर से हो पाए, नहीं है रेड, है हम सोचे रेड है लेकिन फिर भी थोड़ा सा, चलो इसको मैं इतना ब्रेक कर दूंगा, थोड़ा छोड़ दूंगा तो ठीक रहेगा, ठीक है ना, हालांकि सेम है, ठीक। तो ये क्या हो गई, कोइंसिडेंट। मान लीजिए ये मैंने कह दिया क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस वाले को कह दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन। तो इसमें कितने सोल्यूशन आप लोगों ने पाए, कितने सोल्यूशन पाए सर जी, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन, क्योंकि एक लाइन पर इनफिनाइट सोल्यूशन होते हैं और यहाँ पर तो दो दो लाइन सेम है, कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। अच्छा, अब इसकी तीसरी और अंतिम बात कौन सी आ गई, तीसरी आ गई पैरेलल लाइंस की, नाम आप लोग ने सुना होगा, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है आपकी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा, अब इसका भी एग्जांपल भी आपको बताते हैं, चलो एग्जांपल पहले देख ले, चलो पहले पैरेलल लाइन देख लो ना। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि दोनों तो इक्वल आएंगे, लेकिन तीसरी चीज जब अनइक्वल आ जाएगी दोनों के, तो कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। पैरेलल लाइन तो आपको पता ही है, ट्रेन की पटरियां कैसी होती है, पैरेलल लाइन। ये मत कह देना सभी स्टेशन आने पर मिल जाती है ना, जब चलती है ट्रेन तो ऐसे ना, दो पहियों चले, ये है कि नहीं। अब बताओ इसमें कहीं भी दोनों मार्कर आपस में मिल रहे हैं, दिख रहा है मिल रहे हैं, नहीं सर जी नहीं मिल रहे हैं। अब उसके बाद मान लीजिए मिल कहीं नहीं रहे, तो क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा सर जी। जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो क्या कोई सोल्यूशन मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा सर जी। जब कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो सोल्यूशन किस टाइप का, यानी कि मान लीजिए मैंने ये दो लाइन बनाई, ये दो लाइन में कोई कॉमन पॉइंट मिला, नहीं मिला, तो जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो उसको क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बन गई, तो पहली वाली मान लीजिए बन गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, नीचे वाली बन गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो गया, ये नो सोल्यूशन, क्या हो गया,
नो सोल्यूशन, यानी कि ऐसी लाइन जिसमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका अलग सोल्यूशन मिलेगा, इसका अलग, लेकिन दोनों में जो कॉमन सोल्यूशन की बात है वो कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगी। इसमें कॉमन कितने सोल्यूशन मिलेंगे? वन, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिक। इसमें कितने कॉमन सोल्यूशन मिलेंगे? इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे, है ना। इसका कोई अंतर ना हो, इतने सोल्यूशन मिलेंगे, और इसमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तीन चीजें आ गई समझ में। अब उसके बाद सर जी एग्जाम्पल की भी आपने बात की, हाँ की थी। अब एग्जाम्पल की बात समझ लो, तो यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए कोइंसिडेंट लाइन का एग्जाम्पल है, तो जैसे मैंने कहा 3x प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब मैंने देखो कह दिया 6x प्लस 12y और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। देखो a1 के प्लेस पे कितना है, कंपेयर किया 3 है, a2 के प्लेस पे कितना है 6 है, b1 के प्लेस पे कितना है 6 है, b2 के प्लेस पे कितना है 12 है, c2 के प्लेस पे, c1 के प्लेस पे कितना है -8 है, और c2 के प्लेस पे कितना है माइनस का 16। चलो a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 कितना 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 के प्लेस पे 6, b2 के प्लेस पे 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना आया 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2, c1 के प्लेस पे -8, c2 के प्लेस पे -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर कितना आया 1 अपॉन 2। देखो चेक करो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों क्या है इक्वल, वो भी क्या 1 अपॉन 2, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है बताओ? कोइंसिडेंट लाइन की। तो कैसी लाइन हो गई? कोइंसिडेंट लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या नहीं है ना। तो इसमें कौन कितने सोल्यूशन मिलेंगे? इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन। अब तुम लोग दिमाग लगाओ, यहाँ 3 था, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16। अब बनाना चाहो तुम लोग और भी बना सकते हो, कैसे 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 8 3 जा 20। बस आपको तीनों के इक्वल दिखाना, फिर इसलिए मैंने अपने मन से एग्जांपल बना दिया। आप लोग भी बना सकते, कुछ भी ले लो। समझ में आया ना? तो रटना नहीं, चीजों को समझना है। क्लियर हुआ? ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है, इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर अभी आपको इसी के बगल में हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात बता देते हैं। ठीक, एग्जांपल इरेज कर दें बस। ठीक, अब आपकी बात हो गई है यहां तक पूरी। तो अब देखो भैया इसी तरीके से पैरेलल लाइन की भी है, पैरेलल लाइन का भी आप एग्जांपल बना सकते हैं। चलो एग्जांपल बना लेते हैं। पैरेलल लाइन का एग्जांपल क्या है? चलो पैरेलल लाइन का मान लीजिए मैंने दे दिया, चलो 3x प्लस 5y प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। दूसरा, अब तुमको देखो इक्वल किसको किसको दिखाना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। ऐसा करना है कि यहाँ पर सेट हो जाए। मान लो हो गया 9x मैंने लिख दिया, प्लस का यहाँ पर 3 3 जा किया, तो यहाँ पर 5 3 जा 15। अब इसको अनइक्वल यहाँ पर दिखाना है ना, तो ऐसा कुछ भी लिख लो जो इक्वल ना है। मान लीजिए मैंने लिख दिया माइनस का या प्लस का ही लिख दिया 10, चलो लिख दिया इज इक्वल टू 0। चलो अब a1 के प्लेस पे यहाँ पर कितना है 3 है, a2 के प्लेस पे कितना है 9 है, b1 के प्लेस पे कितना है 5 है, b2 के प्लेस पे कितना है 15 है, c1 के प्लेस पे कितना है 16 है, c2 के प्लेस पे कितना है 10। चलो a1 अपॉन a2 निकालेंगे, कितना आएगा 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन b1 अपॉन b2 के प्लेस पे जब निकालेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 5 अपॉन 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना आया 1 अपॉन 3। c1 अपॉन c2 के प्लेस पे जब करेंगे तो 16 अपॉन 10, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, कितना आया 8 अपॉन 5। देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है क्योंकि 1 अपॉन 3 यहाँ पर भी 1। क्या c1 अपॉन c2 इक्वल है? नहीं है सर जी, अनइक्वल आ गया। तो कैसी लाइन हुई? पैरेलल लाइन हुई, और पैरेलल लाइन की कंडीशन को भी इसने फॉलो किया। उसके बाद कितने सोल्यूशन देगा? एक भी सोल्यूशन नहीं देगा, नो सोल्यूशन देगा। समझ में आया? इस टाइप से आप लोग कितने भी एग्जांपल बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? समझ में आ गया? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद
बात आई आपकी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। तो चलो भाई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात जब हम करते हैं तो अपने पहुंच जाते हैं विराट कोहली पर। आज सभी कोहली का बहुत नाम ले रहे हैं। अरे कोहली भैया खिलाड़ी ही ऐसा है ना कि नाम लेना ही पड़ेगा, है कि नहीं? भारत देश की शान, आन बान शान सब है ना। बहुत अच्छे खिलाड़ी ना विराट कोहली। तो विराट कोहली कभी अगर जिसको क्रिकेट में शौक होगा, है ना, तो कमेंट्री वगैरह सुनता होगा, कहते हैं ना कंसिस्टेंटली रन बना रहा है विराट कोहली ना। जब कोई भी और दूसरा भी खिलाड़ी है तो कहते हैं ना कंसिस्टेंटली रन बना रहे। कंसिस्टेंटली मतलब क्या होता है? लगातार। आज मान लीजिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 ओडीआई सीरीज का मैच है, यानी कि 3 मैच होंगे ओडीआई सीरीज में वनडे में। पहले मैच में कोहली ने सेंचुरी मारी, दूसरे मैच में भी मान लीजिए 70 रन बनाए, तीसरे मैच में उन्होंने 50+ रन बनाए। तो इसका मतलब कोहली लगातार अच्छे, यानी कि अच्छे का मीन्स खूब रन बना रहे हैं ना, लगातार बना रहे, कंसिस्टेंट रह रहे हैं कि अपने लेके पता लगे। आप लोग एक यूनिट टेस्ट में, पहले यूनिट टेस्ट में 10 में 10 नंबर पाओ या 10 में 9 नंबर पाओ, 9 आउट ऑफ 10, और लेकिन आप दूसरे यूनिट टेस्ट में जाओ 3 पा जाओ, तीसरे यूनिट टेस्ट में जाओ फिर 7 पा जाओ। तो कंसिस्टेंट नहीं है, एक बार आप ज्यादा पा रहे हो, एक बार कम, फिर ज्यादा, फिर इससे ऐसे नहीं। तो लगातार अगर ज्यादा पाना है तो ज्यादा ही पाना ही है। तो लगातार इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या, आपका कोई भी क्रम यानी कि जो सीक्वेंस है टूट रहा है क्या? नहीं टूट रहा। तो बस एक प्रकार से उसी एग्जांपल से इसको रिलेट कर लो। कोहली लगातार रन बनाएगा, इंडिया जीतेगी। जीतेगी मतलब मेरा सोल्यूशन पक्का, भारत विजयी, इंडिया जीत, इंडिया विन। मतलब समझ में आ गया क्या कि सोल्यूशन मिलना। यानी कि एक प्रकार से ऐसा समझो कि मैंने इसलिए जोड़ दिया कि आपको याद रहेगा, विराट कोहली के नाम से तो जरूर याद रहेगा जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस में सोल्यूशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? सोल्यूशन मिलना मींस कंसिस्टेंट। क्या हो गया? कंसिस्टेंट। क्योंकि डायरेक्ट ना पूछकर ऐसे भी पूछता है, ये दोनों कैसे हो गए? इसको देखो हम यहां पर ऐसे लिखे दे रहे हैं, ये कंसिस्टेंट, ठीक है। सोल्यूशन मिल गया कंसिस्टेंट, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में बताया था। और जहां पर सोल्यूशन ना मिले उसको क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, कि लगातार कोई भी खिलाड़ी है, खिलाड़ी का नाम नहीं लेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे खिलाड़ी इंडिया में, पड़ोसी देश में, है ना। तो उसके खिलाड़ी लगातार 0 रन बना रहे हैं, तो कैसे हो गए? इनकंसिस्टेंट। कैसे हो गए? इनकंसिस्टेंट। यानी कि जब नंबर आपको, जब सोल्यूशन ना मिले, सोल्यूशन का मतलब 0 स्कोर लगातार करता जाए, कोई सोल्यूशन ना मिले तो इनकंसिस्टेंट। जहां पर भी कभी सोल्यूशन मिलने की बात आएगी वो क्या हो जाएंगे? कंसिस्टेंट। आप समझ में आ गए, चाहे ऐसे क्लियर कर लो कि सोल्यूशन किसमें किसमें मिलते हैं? इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट में। दोनों में क्या हो गया? कंसिस्टेंट। केवल अकेला पैरेलल लाइन एक ऐसी चीज है वहां पर क्या है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। समझ में आया कि नहीं? एक प्रकार से समझो, इंडिया है, पाकिस्तान है, बीच में बॉर्डर बन रहा है, नहीं बन रहा? बॉर्डर है बीच में, तो ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान में क्या कोई सोल्यूशन मिलेगा? कभी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इनकंसिस्टेंट, बाकी सब कंसिस्टेंट। समझ में आया? कोई भी याद करने के तरीके से आप याद कर सकते हैं। 3 चीजें इसमें आती हैं। पहले तो आपको चेक करने के लिए आएगा कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल लाइन। लेकिन एग्जामिनर घुमाने के लिए कह देता है आप लोग को कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ये ना पूछ के, क्योंकि आपको ये याद रहता, सोल्यूशन नहीं याद रहता, तो बच्चे सोल्यूशन भी तैयार करने लगे। कैसे? यूनिक सोल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। लेकिन फिर एग्जामिनर ने लगाया आगे दिमाग कि नहीं, अभी भी बच्चों को अगर थोड़ा सा घुमाना है, कंफ्यूज करना है, तो कैसे कंफ्यूज करेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ लो। तो कंसिस्टेंट क्या होगा? कंसिस्टेंट ये होगा कि जिसमें सोल्यूशन मिले, और इनकंसिस्टेंट जिसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा आपको बेसिक हम बता देंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। हालांकि वो आपको जब पढ़ाते तभी होता, लेकिन वो बता दे फिर आपका इंट्रोडक्शन खत्म, है ना। तो उसके बाद फिर एक्सरसाइज की बारी आएगी। ठीक, ठीक है भैया। तो अब हमारी बारी आ गई किसकी?
सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मेथड और भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस से डिलीटेड है पिछले 2 सालों से, इसलिए वो नहीं पढ़ना है हम लोगों को। पढ़ने हैं 2 मेथड, एक एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अब ये एक सर जी क्या है, तो किसी भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स के 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, इसका आंसर, वो सोल्यूशन निकालने हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था 2x + 3y - 7 = 0। अगर दूसरी मान लीजिए कोई वैल्यू आ गई 5x, ऐसी वैल्यू हम लोग ले लें जिससे वैल्यू हमारी लोगों की बन जाए, है ना। तो छोटी कोई क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, x + y - 5 = 0। फिर दूसरी हमने ले लिया 2x - 3y प्लस का 5 = 0 या प्लस का 7 = 0। ठीक, ये हो गया। अगर अब सब्स्टिट्यूशन की बात है तो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी किसी भी खेल में, फुटबॉल हो गया या आपका क्रिकेट हो गया, सब्स्टिट्यूट कैसे होता है? सब्स्टिट्यूट का मीन्स वो होता है कि यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी मान लीजिए चोटिल हुआ, चोट लगी उसको, उसके प्लेस पे वो अंदर गया, उसके प्लेस पे कोई भी खिलाड़ी अगर अंदर फील्ड के अंदर आ रहा है, क्या करने, फील्डिंग करने, या जो भी अगर फील्डिंग करने ज्यादातर आता है सब्स्टिट्यूट में। अब तो बहुत सारे नियम चेंज हो गए हैं। सब्स्टिट्यूट करने अगर आया है उसको, उसके प्लेस पे फील्डिंग करने आया है, यानी कि क्या हुआ, वो खिलाड़ी, मींस मान लीजिए 2 खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी चोटिल हो गया, पवेलियन के अंदर गया, उसके प्लेस पे ये वाला खिलाड़ी फील्ड के अंदर आया, इसका मतलब क्या हुआ, वो गया तो ये आया। यही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी लागू होगा। कैसे होगा कि हमको क्या करना है, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू उठाकर किसी दूसरे में पुट करनी है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू पहले सिंप्लीफाई कर ले, तो यहाँ पर y इधर प्लस का उधर जाएगा, कहा हो जाएगा, माइनस का, काहे का हो जाएगा, माइनस का। 5 इधर माइनस का उधर जाएगा, काहे को जाएगा, प्लस का। यानी हमने एक वेरिएबल x की वैल्यू निकाल ली, कितनी, -y प्लस का 5। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या, 2 इन ब्रैकेट -y प्लस का 5 माइनस का 3y प्लस का 7 = 0, जो वैल्यू थी। ठीक, अब यहाँ पर 2 × y से करेंगे माइनस का 2y, फिर 2 × 5 से करेंगे 2 5 10, फिर माइनस का 3y प्लस का 7 = 0। ठीक, -2y -3y मिलकर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। -2y माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस का 5y आ जाएगा, साइन माइनस करेगा कि दोनों साइन माइनस में, 10 और 7 मिलकर कितना हो गया, 17। तो यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल कर लो कि बिल्कुल आराम से सेटिंग बैठ जाए। देखो 5 है इधर, यहाँ पर 10 7 17 में करके कर लो 5, 10 5 15 कर लो, बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक, अब देखो 10 और 5 मिलकर कितना हो गया, 15 हो गया। सर जी समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर जी आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा, अब इस क्लियर हो गया 15। अब हमको वैल्यू निकालनी है, तो 5y इधर, 15 इधर प्लस का उधर जाएगा, कहा जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। y के साथ 5 यहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा, उधर जाएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, यानी y की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, 3 निकाल लिया। सर जी समझ में आया? जो वैल्यू मैंने y की निकाली किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें चाहे इसमें, जो हमने वैल्यू निकाली इसमें पुट कर लोगे तो सबसे बेहतर है, इसमें हम पुट कर लेंगे। तो x = माइनस y के प्लेस पे कितना, 3 प्लस का 5, x = 5 में 3 गया, कितना बचा, 2। यानी कि इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो x, y में लिखते हैं
x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3, यानी 2,3 द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन, एक कॉमन सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हमने क्या सीखा, सब्स्टिट्यूट किया ना। कैसे? पहली इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल लिया एक तरफ, सारे वेरिएबल और सारे कांस्टेंट एक तरफ, एक वेरिएबल सिंगल अकेला एक तरफ। लाइक अगर यहाँ पर 2x भी होता तो पहले यहाँ पर 2x लिखते, फिर 2 इधर डिवाइड कर रहा उधर, यानी कि अकेले x की ही वैल्यू मुझे चाहिए, अकेले y की ही वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए समझना बाकी सबको ट्रांसफर करना, ट्रांसफर कर दिया, जो वैल्यू आई उसको उसी के साथ जो दूसरी इक्वेशन है उसमें मैंने पुट कर दिया, पुट कर दिया तो वेरिएबल एक हो गया, y यहां पर भी y यहां पर। सोल्यूशन सॉल्व किया तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। y की वैल्यू 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिया, इसमें पुट करना ज्यादा आसान, तो जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,3 इसका कॉमन सोल्यूशन हो जाएगा। ये तो आपकी बात हो गई सब्स्टिट्यूशन मेथड की। बच्चे सब्स्टिट्यूशन मेथड से घबराते हैं, लेकिन वहां पर मेंशन करके अगर आ जाएगा कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, अब आपकी बात आई एलिमिनेशन मेथड। बाकी एक्सरसाइज में आप लोग बहुत अच्छे से सीखोगे, ये तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिया। अब जब एलिमिनेशन की बात आएगी तो बेसिक वाला एलिमिनेशन यहां पर हम बता देंगे, और फिर एलिमिनेशन में, अब एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड लाइक मान लीजिए लिखा x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ये पहला था। दूसरा मैंने ऐसे दे दिया, मान लीजिए x माइनस वाई प्लस का 10 इज इक्वल टू 0, या प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां पर सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड करने के लिए बस डायरेक्ट जैसे वहां पर डिवाइड में करते थे, बिल्कुल डायरेक्ट करना है। बस वेरिएबल को अगर आपको काटना है एलिमिनेशन मेथड में, तो आप सबसे पहले देखिए कि दोनों लोगों के घर सेम है कि नहीं। घर का मतलब मेंबर सेम है। यहाँ पर कितने एक्स हैं, 1। यहाँ पर भी कितने एक्स हैं, 1। यहाँ पर कितने वाई हैं, 1। यहाँ पर भी कितने वाई हैं। फिर आप लोग देखिए कहीं पर दोनों जगह पे क्या साइन डिफरेंट है क्या, यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस का, यहाँ पर भी कैसा है, प्लस का। क्या साइन डिफरेंट है एक्स का, नहीं है सती। वाई का देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कैसा है, माइनस। साइन डिफरेंट तो कट जाते, नहीं कट जाते, डायरेक्ट हमने काट दिया, काट दिया प्लस और माइनस, क्योंकि सेम घर थे, प्लस और माइनस थे, उड़ गए। यहाँ पर कैसे कितने एक्स हैं, 1x, यहाँ पर भी 1x, दोनों के आगे साइन कैसा लगा है, प्लस लगा है, तो प्लस का मीन्स क्या होता है, ऐड। 1x और 1x मिलकर कितने x, 2x। ठीक है, माइनस का 5 है, प्लस का 9 है, कितना हो गया, 9 प्लस का 5 माइनस का, यानी प्लस का 9 माइनस का 5, आंसर कितना आया, 4 आया सर जी। यहां पर क्या कर दिया, प्लस का हमने 4 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक है, 2x, 4 इधर का है, प्लस का उधर जाएगा, कहा हो गया, माइनस का। तो x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2। 2 क्यों, इधर ये मल्टीप्लाई करना, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब सेम प्रोसेस जो आपने उसमें किया है सब्स्टिट्यूशन में, अब आगे वही करना। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, y की वैल्यू निकल आएगी। चलिए पहले इक्वेशन में अगर हम पुट कर लेते हैं, तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x के प्लेस पे -2 प्लस का y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, पहले तो y का लिख लेंगे, 5 -2 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 7। माइनस साइन क्यों रहेगा, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 क्या के साइन कैसा है, माइनस। ये -7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो इसका सोल्यूशन निकालने की बात आई तो 2,7 इज द सोल्यूशन ऑफ, कॉमन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो अब देखो यहां पर क्लियर हो गया, ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने कैसा किया, हमने यहां पर ये क्लियर कर लिया। अच्छा, अब मान लीजिए इसी टाइप में कुछ दूसरा चेंजमेंट आ जाए। चेंजमेंट क्या आ जाए, चेंजमेंट ये क्लियर हो जाए कि अगर यहां पर हम दोनों के साइन सेम कर देते, देखिए मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया यहां पर तो सेम चीज लिखी थी, कुछ चेंज करके यहां पर लिख देते लाइक 2x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, यहां पर सिर्फ x ही लिखते, ठीक है। दोनों यहां पर प्लस का y
माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर दोनों के लिए चीज क्लियर हो जाती। अब जरा बताओ, क्या x के यहाँ पर कितने मेंबर है? x की फैमिली में 2 मेंबर है। x की फैमिली में यहाँ पर कितने मेंबर है? 1 मेंबर। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद y की फैमिली में कितने मेंबर है? 1 मेंबर है। y की फैमिली में कितने? यहाँ पर तो फैमिली मेंबर है सेम, नहीं तो फैमिली मेंबर भी सेम करना है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर y की फैमिली में दोनों में सेम मेंबर है कि नहीं मेंबर? ठीक, क्लियर। अच्छा, मेंबर सेम है लेकिन यहाँ पर साइन कैसा है? यस, यहाँ पर साइन कैसा है? मतलब है दोनों में साइन प्लस है, लेकिन सर जी आपने तो बताया कटेगा कैसे? माइनस वाला कटेगा। तो कैसे कटेगा? एक प्लस और एक माइनस। तो अपने मन से साइन को चेंज करेंगे, नीचे वाली जो लिखेंगे उसको चेंज देखेंगे। यहाँ पर कैसा साइन है? प्लस, तो अपने मन से साइन क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे। प्लस का उल्टा क्या? माइनस। यहाँ पर साइन कैसा है? प्लस, तो कैसा करेंगे? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो कैसा करेंगे? प्लस। डिवाइड में आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर इसको समझ जाओ, प्लस को भूल जाओ, इस माइनस को भूल जाओ, इसका जो नीचे साइन है वही साइन हो गया। एक बार प्लस का वाई, एक बार माइनस का वाई कैंसिल। प्लस का 2x माइनस का x, ठीक है, तो प्लस का 2x माइनस का x बचा। फिर क्या बचा? माइनस का 5 बचा और प्लस का क्या बचा? 3 बचा, इज इक्वल टू कितना? 0। 2x में x जाएगा, कितना बचेगा? x, वो भी प्लस का क्योंकि 2 बड़ा है। -3 प्लस का -5 प्लस का 3 रिजल्ट कितना आया? -2 आया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इज इक्वल टू 0। 2 उधर गया, क्या हो गया? प्लस। क्लियर हुआ? देखो बच्चों, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी? -2, यहाँ पर -2 होगा ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब यही सेम वैल्यू किसी न किसी के क्वेश्चन में पुट कर दे, जो आसान लगे उसमें पुट कर ली जाती है। हमने यहाँ पर सेकंड वाली आसान है, सेकंड वाले में हमने पुट कर लिया। x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट किया, y -3 इज इक्वल टू 0। 2 में 3 गया, कितना बचा? जाएगा नहीं। 3 में 2 तो जाएगा, कितना बचेगा? 1। साइन काहेगा रहेगा? माइनस का, क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है, इज इक्वल टू 0। y उधर यहाँ पर 1 उधर जाएगा, प्लस का। इसका सोल्यूशन निकालने की बात है तो 2, 1 इसका सोल्यूशन हो गया। समझ में आया? इसी टाइप से कोई जरूरी नहीं कि y को जो आसान लगे उसको काटो। यहाँ पर अगर x कटने वाला तो x काट देते आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी में इसका तीसरा टाइप आता है। तीसरा टाइप आता है इसको जो बैलेंस करना है। लाइक अगर यहाँ पर भी मान लीजिए 3y हो जाता, 2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर x प्लस का 3y -8 इज इक्वल टू 0, या प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको बैलेंस करना है। इसकी फैमिली में 2 मेंबर है, इसकी फैमिली में ऐसा क्या कर दे कि 2 मेंबर हो जाए। तो इस पूरी इक्वेशन, अगर x को बैलेंस करना है, अगर y को बैलेंस करना है, तो इसकी फैमिली में 3 मेंबर है, इसकी फैमिली को ऐसा क्या कर दे कि 3 मेंबर हो जाए। अगर इसकी फैमिली में मेंबर में 2 बढ़ाने हैं, x को बैलेंस करना है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x, फिर 2 3 जा 6y, फिर 2 8 जा 16। फिर इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे यहाँ पर करके आए, ठीक। अगर मान लीजिए ऊपर वाले को बैलेंस करना होता तो ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई करते? 3 से, क्योंकि y को बैलेंस करना था। 3 2 जा कितना हो गया? 6x, 3y, फिर 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर भी 3y, यहाँ पर भी 3y, तो इसको सॉल्व कर सकते थे, इससे हो जाता, ठीक है। तो तब हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे, अभी नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारा डीप भी हो जाएगा। नहीं सर जी, बहुत एलिमिनेशन मेथड में क्या बता दिए हैं, जब आपके एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे बिल्कुल आसान है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन उससे आना तय है। 2 में से एक ना एक मेथड आएगा जरूर और पूछा जाएगा। तो ये एक्सरसाइज से कुछ नहीं तो 3 से 4 नंबर, और हो सकता है ज्यादा 5 नंबर का भी आपके एग्जाम में आए। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे आसान मेथड आपको भी एलिमिनेशन लगेगा। इसमें 3 टाइप जरूर है, ये सबसे आसान आपको एलिमिनेशन लगेगा, फिर आप लोग एलिमिनेशन से लगाएंगे। और उम्मीद करते समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले, हालांकि कुछ है नहीं है, सही बेसिक मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया कि आप वहां पर पढ़े तो बिल्कुल आपको अचंभा ना फील होगी, नहीं वो सर जी क्या आ गया बीच में एकदम से ना सरप्राइज, ठीक। बाकी आप लोग जो है अपने इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे। इंट्रोडक्शन पार्ट आज कवर हो गया है, आने वाले समय में आपको लगातार वीडियो अपलोड इस तरह होती रहेंगी एक्सरसाइज की, तो आप लोग उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप लोग इसका जो भी आपको समस्या है
इंट्रोडक्शन में आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि जो भी समस्याएं जो समझ में नहीं आए आप लोगों को फिर से आपके डाउट क्लियर करे जाएंगे। हो सकता है कमेंट में ही क्लियर कर दिए जाए, हो सकता है नया वीडियो बनाकर कर दिया जाए। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से पढ़िए, जो ना समझ में आए बताइए, पढ़ते जरूर रहिए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप लोग समझ लीजिए फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, क्योंकि समर वेकेशन आ गया है। आप लोग की गर्मियों की छुट्टी है, कोई कुछ लोग अपने गांव जाएंगे, बाहर रह रहे हैं, कुछ लोग अपने मामा के यहाँ जाएंगे, मौसी के यहाँ, बुआ के, सब लोग ठीक है, घूमना जायज है, घूमो। अभी इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि नहीं अब आप लोग कंटिन्यू कर घर ही पे रहो, घूम सकते हो, घूमने का भी समय है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को पढ़ाई का भी समय निकालना है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ने से अगर आप लोग अपना छोड़ देंगे बीच में, तो कंटिन्यूटी टूटी तो आपका मोमेंटम टूट जाएगा, तो पूरी जुलाई आपको कवर करने में लग जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ भी चुके हैं। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, कुछ नहीं तो कम से कम 2 ही घंटे पढ़िए, 3 घंटे, लेकिन पढ़ना है कि नहीं है घर में गर्मियों की छुट्टी होना नहीं, ठीक है ना। जितना अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे इस छुट्टियों में, उतना जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और कोर्स कंप्लीट के साथ साथ आपकी तैयारी एकदम मजबूत होगी, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझते ही हैं, हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, लगातार चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए वीडियो में जो भी आपको समस्याएं हैं, है ना। अच्छा लगे तब भी आप लोग कमेंट करिए, और चैनल को हमारे इस तरह वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान भी रखिए अच्छे से ना, गर्मियों की छुट्टियों में बनाइए, बढ़िया बनाइए, फिट रहिए, फाइन रहिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब पक्का। जय हिंद।